टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। फैलाओ पर स्वप्न के खुला पड़ा आकाश, करो भरोसा रीढ़ पर, मन में हो विश्वास। किसी भी व्यक्ति की सीधी और शक्तिशाली रीढ़ को व्यक्ति के व्यक्तित्व से देखा जाता है, उसे स्वाभिमान स्वावलंबन का प्रतीक माना जाता है। ठीक उतनी ही अहमियत हमारी रीढ़ यानी स्पाइन की होती है हमारी हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए। शरीर को संतुलन प्रदान करना, सही तरीके से शक्ति देना और बहुत सी क्रियाओं को करने में सहायता करना, ये सब जिम्मेदारी होती है स्पाइन की। आजकल की जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि रीढ़ की समस्याएं और जोड़ों से संबंधित समस्याएं सिर्फ बढ़ते हुए लोगों में ही नहीं बल्कि बच्चों और किशोरों में भी देखी जा रही हैं। क्या है इसके कारण, क्या हो सकते हैं इससे क्षति और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और ये समझ लेते हैं दरअसल कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों और किशोरों में रीढ़ या जोड़ों की समस्या हो सकती है। रीढ़ और जोड़ों की समस्याएं बढ़ती उम्र में काफी परेशान करती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में बच्चे और किशोर भी रीढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए कारण है शारीरिक निष्क्रियता और अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित कारक। मोबाइल गेम, इंटरनेट मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, चैटिंग समेत तमाम वेब आधारित गतिविधियों की लत व्यवहार, जीवन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में रीढ़ व जोड़ों संबंधित समस्याएं काफी देखी जा रही हैं, साथ ही उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक होती है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और टेलबोन ये रीढ़ के भाग होते हैं। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से बनी होती है। रीढ़ ऊपर से नीचे तक कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनती है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ये वर्टिब्रे ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से डिस्क से जुड़े होते हैं। ये डिस्क वर्टिब्रे के लिए शॉकर का काम करती है जो अचानक चोट लगने पर वर्टिब्रे की रक्षा करते हैं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। यदि रीढ़ में कोई समस्या हो तो व्यक्ति की जीवन शैली प्रभावित होती है। बच्चों में इसके प्रभाव से कई जटिलताएं हो सकती हैं। शारीरिक सक्रियता के साथ जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से और सावधानी रखने से बच्चों और किशोरों में रीढ़ व अन्य समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्पाइनल एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ये है आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक शंकर, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। नमस्कार। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। चाहे पीठ दर्द की बात हो, गर्दन में दर्द की, या फिर छोटी मोटी समस्याएं जो रीढ़ से जुड़ी होती हैं बेहद आम है। ऐसे में आपको क्या करना है, कौन से हैं वो लक्षण जिनके होने पर उनको चिंता का विषय माना जाए और एक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए, ये हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि रीढ़ किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी किशोर के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक, आपसे समझना चाहेंगे, स्पाइनल प्रॉब्लम्स की बात आती है तो जहन में यही बात होती है कि बढ़ती उम्र होगी तो शायद रीढ़ से संबंधित समस्या हो जाए। किस तरह के कारक या फैक्टर्स आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि वर्तमान जीवन शैली में देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो बच्चे हो या किशोर, कोई भी इससे अछूता नहीं है? रीढ़ की समस्याएं बच्चों में आजकल नए तरह से आ रही है और ये पोस्ट कोविड के दौर के बाद में काफ़ी उभर के आई है। उसका प्राइमरी रीज़न जो है वो है लोगों का या बच्चों का ज़्यादातर समय घर के अंदर रहना और गलत पोस्चर में काम करना, गलत पोस्चर में पढ़ाई करना
और इसके बहुत बड़ा रीज़न इसका मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का यूज़ हो गया है आजकल। तो उसके कारण आप अगर ध्यान से देखें कि जब भी हम मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट को यूज़ करते हैं तो हमारे गर्दन की जो हड्डी होती है वो हमेशा झुकी होती है जी। खास करके जब आप बेड पर लेट करके करें मोबाइल का यूज़ या टैबलेट का यूज़, तो आपका गर्दन काफ़ी कुछ नीचे को झुका होता है और उसके कारण लंबे समय तक उस पोस्चर में रहने कारण रीढ़ की हड्डी में परेशानी आने लगती है। सिर्फ ये गर्दन में ही नहीं, पीठ की हड्डी में और कमर की हड्डियों में भी परेशानी का कारण बन रही है और सबसे बड़ा कारण इसका है मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप का बच्चों में जो कि ग्रोइंग स्पाइन होता है उस समय गलत पोस्चर का यूज़ करना। जी, बहुत सारे कारण हैं जिसमें जीवन शैली से संबंधित जो कारक हैं वो खास तौर पर बच्चों और किशोरों में जोड़ों और रीढ़ की समस्या का कारण बन रहे हैं। डॉक्टर राहुल खरे, एक तो बात हुई कि बच्चे हैं या किशोर हैं उनको समस्या हो गई, दूसरी बात अगर इस तरह की अनियंत्रित जीवन शैली रहती है किस तरह से प्रभाव होता है बच्चे के शारीरिक विकास पर, क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें पीक बोन मास कहा जाए, उसको ऑप्टिमम बोन मास तक आने के लिए बहुत अच्छी जीवन शैली जिसमें शारीरिक श्रम या शारीरिक गतिविधियों का महत्व होता है, पोषण का महत्व होता है। अगर बच्चे का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसका मसल मास, बोन मास और ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है किस तरह से प्रभावित होगा, क्या खतरे बढ़ेंगे आने वाले जीवन के लिए? जी हाँ, जैसे अभी बात हुई कि मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर बच्चे आजकल बाहर खेलते नहीं हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों का बाहर जाके खेलना, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मसल्स यूज़ होती हैं उतनी ज़्यादा ही बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जैसे कि अभी आपने पीक बोन मास की बात करी है, तो अर्ली 20s में 22-25 की उम्र तक हमारी जो बोन्स ग्रो करती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं वो एक पीक बोन मास पहुंच जाती है और उसके बाद से वो धीरे धीरे कम होता रहता है पीक बोन मास। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे फ़ोन पे गेम ना खेलें, वो बाहर जाके खेलें ताकि उनकी बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहे, मसल्स डेवलप हों, मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, मसल स्टिमुलेट करती हैं बोन्स को ग्रो करने के लिए, लंबा होने के लिए, मोटा होने के लिए, बोन्स का स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ना ही सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी बट ऑल्सो उनका पोस्चर करेक्शन, उनकी डाइट, ये सब पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण संदेश आ गया है कि जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अवस्था क्या है, यानी आपका पोस्चर कैसा है, खान पान और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली में व्यायाम का विशेष महत्व है। लेकिन अगर इस तरह की जीवन शैली नहीं है तो ये कारण बन सकता है समस्या का। डॉक्टर विवेक शंकर, किस तरह से आमतौर पर अगर जब भी समस्या की शुरुआत होती है जो सबसे आम लक्षण आता है वो है दर्द, जिसे आमतौर पर अगर कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है तो सबको पता है उसके लिए क्या करना है, तो विशेषज्ञ को दिखाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा जाता। या तो पेन किलर लिया जाता है या फिर स्प्रेज हैं, पेन रिलीविंग स्प्रेज का इस्तेमाल काफ़ी होता है। किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए समस्या को और कौन से वो लक्षण होंगे जिन्हें चिंता का विषय या रेड फ्लैग्स की ओर देखा जाए? रीढ़ की समस्याओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि ये वो कितने लंबे समय तक चल रहा है। एक्यूट ऑनसेट, बिल्कुल तुरंत में अगर वो रीढ़ की हड्डी में परेशानी हुई है, दर्द हुआ है, तो यूजुअली पेन किलर लेते हैं या स्प्रे यूज़ करते हैं, कुछ लोग गर्म सिकाई भी करते हैं। इससे काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो जाता है, लोग रेस्ट करते हैं, व्यायाम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पर जहाँ रेड फ्लैग साइन की बात हो रही है, अगर रीढ़ की हड्डी में, जैसे गर्दन में अगर परेशानी रह रही है रीढ़ की हड्डी में और हाथों में दर्द जा रहा है, झुंझुनाहट हो रही है या सुनपन जा रहा है हाथों में, सुबह उठते हैं तो हाथों में शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को सलाह करना बहुत ज़रूरी होता है। पीठ की हड्डी, रीढ़ की जो पीठ की हड्डी है उसमें अगर दर्द के साथ में चलने में दिक्कत हो रही है, झुकने में दिक्कत हो रही है या कमर की हड्डियों में परेशानी हो रही है, बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशाब से कंट्रोल ख़त्म हो रहा है या पैरों में शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, पैर को उठा के चलने में दिक्कत हो रही है, एंकल का मूवमेंट इफ़ेक्ट हो गया है, तो उसमें उस समय डॉक्टर को सलाह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ में अगर शाम में बुखार आ रहा है, भूख कम लग रही है और
शाम होते होते ऐसा लगता है कि लिथार्जी आ रहा है, तो उस समय भी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। जी, क्योंकि बात बच्चों और किशोरों की हो रही है जिनके सामने बहुत लंबा जीवन है, तो अभी जो भी समस्या होगी उसके लॉन्ग रन में दीर्घकालीन जो प्रभाव हैं वो भी ज़्यादा होंगे, समस्याओं का खतरा अधिक होगा। डॉक्टर राहुल खरे, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों के शोल्डर्स अनइवन होते हैं या एक तरफ झुकाव ज़्यादा है। क्या ये समस्या भी रीढ़ में किसी समस्या का संकेत हो सकती है? क्या करना चाहिए ऐसे में? जी हाँ, अगर शोल्डर्स अनइवन हैं तो ये हमें बता सकता है कि उनको कोई स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, जैसे कि स्कोलियोसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जो रीढ़ की हड्डियां जो कि सीधी होनी चाहिए वो उनमें थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, वो टेढ़ी हो जाती हैं। वो साइड वाइज भी हो सकती हैं टेढ़ी, आगे की तरफ से भी हो सकती हैं, जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं। ये एक बनावटी प्रॉब्लम होती है जो जन्म से भी हो सकती है और डेवलपमेंटल भी हो सकती है। तो अगर ऐसा किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे थोड़ा सा जब नहा रहे हैं या उनको देखा कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है या उनके कंधे सेम लेवल पे नहीं है, थोड़ा एक झुका हुआ है एक सीधा है, तो उसको ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उनकी जांच हो सके, एक्सरेज हो सकें, देख सकें कि क्या वो बनावटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि शुरू में इसका फिर भी इलाज हो सकता है बिना सर्जरी के, बट अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जी डॉक्टर विवेक, इसके अलावा बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों को सिर्फ एक तरफ झुकने में दर्द हो रहा है या कभी कभी जो है एक हम्प सा बन जाता है थोरेसिक रीजन में, खास तौर पर कूबड़ जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होता है, उसमें भी बच्चे का जो अलाइनमेंट है वो भी गड़बड़ाता है और उनको दिक्कत भी आती है क्योंकि लुक्स को भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। किस तरह से ऐसी सिचुएशन को डील करना चाहिए? तो इसको जैसे सर ने बताया काइफोस्कोलियोसिस बोलते हैं और इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कंजनाइटल जो कि बर्थ से ही होता है उसके कारण होता है, एक्वायर्ड या डेवलपमेंटल जिसमें बच्चे जब बड़े ओढ़े होते हैं उस समय कोई परेशानी हो जाए उसके कारण होता है, ट्रोमैटिक हो सकता है, कभी चोट लग जाए उसके कारण हो सकता है रीढ़ की हड्डी में, और इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, टीबी की बीमारी। तो इन 4 कारणों को हमें जानना और पहचानना ज़रूरी है और उसके हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना है वो परेशानी, कितनी कुबड़पन आ रही है, और सिर्फ सर्जरी ही नहीं, इनिशियल फेजेस में ब्रेस से, दवाइयों से भी उसको आराम पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज आता है जिसमें कि कट ऑफ होता है, जिसपे कि काइफोसिस हो जाए ज़्यादा, रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाए जिसके कारण डेवलपमेंट में डिले हो जाए, या डेवलपमेंटल हमें लगता है कि बच्चों में वो जब डेवलप करेंगे तो और तिरछे हो जाएंगे उनका, तो उस समय कई स्टेजेस पे अलग अलग तरह की सर्जरी होती है। जी डॉक्टर विवेक, अगर स्पाइन में कोई ट्यूमर है उसके आसपास तो वो भी क्या प्रभाव डाल सकता है रीढ़ का जो स्ट्रक्चर है उस पर और समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या उसके लक्षण जो है वो इन्हीं समस्याओं के करीब होंगे या कुछ डिफरेंटली उसको असेस किया जा सकता है? स्पाइन की ट्यूमर बच्चों में खास करके बहुत कम देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता है, और इसकी जो परेशानी होती है उसमें भी सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो दर्द का ही होता है। सेकेंड सिम्टम होता है कि ट्यूमर के कारण, क्योंकि वो एक ग्रोइंग मास हो सकता है, तो वो बच्चा एक तरफ झुकने लगता है और उसके कारण काइफोस्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है। और इसके लिए जांच करना, उसका बायोप्सी करके किस तरह का ट्यूमर है वो जानना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो पार्ट में स्पाइन में वो ट्यूमर हो जाता है वो पार्ट यूजुअली ग्रो करना बंद हो जाता है और बाकी पार्ट ग्रो करते हैं, तो उसके कारण डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं, उनके सवाल भी लेंगे अपने व्यूअर्स के, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, राजेश सहगल हैं, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं राजेश जी तो सवाल पूछिए। लगता है इनका संपर्क टूट गया है। हमें जो पैनल से बताया गया है, सवाल इनका ये था कि अगर रीढ़ की हड्डी के बीच में गैप आ जाता है तो क्या ऐसा बच्चों में हो सकता है, किशोरों में हो सकता है, और इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर विवेक? रीढ़ की हड्डी में यूजुअली जो डिस्क होता है उसमें गैप होता ही है,
गैप आता नहीं, गैप कम हो जाता है किसी कारण से, जैसे चोट लग जाए तो उसमें रीढ़ की हड्डी के बीच का जो डिस्क है वो ख़राब हो सकता है, डिजनरेट कर सकता है। रीढ़ की हड्डी में 3 कॉलम होते हैं, तो उसमें किसी कॉलम में अगर चोट लग जाए, अगर एंटीरियर कॉलम में चोट लगता है तो वो आगे को झुकने लगता है, अगर पोस्टीरियर कॉलम में चोट लग जाता है और वो टूट जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में और इन्फेक्शन के कारण भी, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले इन्फेक्शन जो होता है रीढ़ की हड्डी के बीच की जो जगह है जिसको डिस्क स्पेस बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन पहले पाया जाता है यूजुअली। तो उसके कारण वो रीढ़ की हड्डी का जो डिस्क होता है वो दब जाता है और वो ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण दर्द होता है और वो डिफॉर्मिटी भी डेवलप कर सकता है। जी, अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है डॉक्टर राहुल खरे, तो क्या इसका जो प्रभाव है वो स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि अगर जब से उनको पीठ में दर्द शुरू हुआ या रीढ़ में दर्द शुरू हुआ, साथ में उनके पैरों में सुन्नपन आने लग गया या झंझनाहट रहने लगी, स्पाइनल कॉर्ड अगर प्रेस होती है या उस पर दबाव पड़ता है, तो किस तरह से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए? जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कि डिस्क एक चीज़ होती है जो कि अगर दब जाए किसी वजह से, यूजली ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने की वजह से, या भारी वज़न उठाने की वजह से, या आगे झुकने की वजह से, या कई बीमारियां होती हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, उसमें भी वो जगह कम हो जाती है, वहाँ पे पस बन जाता है। तो कई कारणों की वजह से रीढ़ की हड्डियों के अंदर एक कैनाल होती है जिसमें कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। अगर किसी भी वजह से उस पर दबाव पड़ जाता है, चाहे वो डिस्क से हो, चाहे पस से हो, चाहे वो हड्डी के टुकड़ों से हो, तो किसी भी वजह से अगर स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव है या नसों पे दबाव है, तो वो दर्द, सबसे पहले तो दर्द जाता है। अगर गर्दन की हड्डियां हैं तो हाथों में जाता है, अगर लंबर स्पाइन की हड्डियां हैं तो वो पैरों में भी जाता है। तो पैरों में दर्द जाता है जिसको कि आम भाषा में हम लोग शियाटिका वाला दर्द बोलते हैं, उस तरीके से होता है, जिसमें झंझनाहट भी होती है, सुनपन भी हो जाते हैं, कई बार कुछ मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, पावर कम हो जाती है, पेशाब करने का, लैट्रिन करने का पता नहीं चल पाता, कंट्रोल रह जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों तो फिर उसकी हमें जांच करनी पड़ती है, एक्सरे करते हैं, एमआरआई से ज़्यादा पता चलता है कि वो क्या प्रॉब्लम है, कौन सी नस दब रही है, स्पाइनल कॉर्ड पे कितना असर है, और अगर असर ज़्यादा है, दवाइयों से, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं आराम हो रहा है, तो फिर ऑपरेशन करके हमें वो दबाव हटाना पड़ता है, चाहे वो जो भी दबाव हो, डिस्क का हो चाहे पस का हो। जब भी हम वो स्पाइनल कॉर्ड से वो दबाव हट जाएगा, नस के ऊपर से दबाव हट जाएगा जी, तो फिर रिलीफ मिल जाता है। जी डॉक्टर राहुल, आजकल के सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से और जो खान पान है जिस तरह से बच्चों का, आम तौर पर कहा जाए कि एक बड़ी संख्या ऐसी है इन तमाम बच्चों और किशोरों की जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो मोटे हैं। कितना प्रभाव पड़ता है घुटने के जोड़ों पर, रीढ़ पर कितनी समस्याएं होने का खतरा बनेगा, क्योंकि 24 आवर्स एक वजन जो है साथ में ही रहता है। किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब बात होती है कि बच्चों की समस्या बढ़ सकती है आगे आने वाले जीवन में, तो घुटने सबसे पहले प्रभावित होते हैं। जी हाँ, देखिए, शरीर का वज़न जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी हड्डियों को, जोड़ों को वो वज़न ढोना पड़ेगा, और अगर वो शुरू से ही ज़्यादा है तो सारी ही हड्डियों पे, जोड़ों पे फ़र्क पड़ता है, रीढ़ की हड्डियों पे भी फ़र्क पड़ता है और घुटनों पे भी पड़ता है। तो शुरू से ही अगर बच्चों का वज़न ज़्यादा है तो उस पर ध्यान देना है कि वो किस टाइप का खाना खा रहे हैं, क्या वो फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, क्या वो ज़्यादातर टीवी ही देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं। उनको इनकरेज करना है कि वो हेल्दी खाना ही खाएं और बाहर जाके खेलें ताकि वज़न का ध्यान रहे। घुटनों पे और रीढ़ की हड्डियों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है, उस समय चाहे ना पता चले, लेकिन आगे जब उनकी उम्र बढ़ती है तो फिर ज़रूर वो घुटने जल्दी ख़राब हो सकते हैं। जी, अगर किसी किशोर को या बच्चे को चोट लग गई है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे खेलते रहते हैं डॉक्टर विवेक, तो उस समय पता नहीं चलता, किस तरह से मैनेजमेंट होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चोट है जो सही समय पर अगर सही तरह से ट्रीट ना की जाए तो लंबे समय तक उनका प्रभाव रहता है और गंभीर प्रभाव रहता है। अगर चोट लगी है, खून नहीं निकल रहा, लेकिन लगता है कि स्पाइन में इंजरी हो गई है, किस तरह से एक्शन होना चाहिए उसके मैनेजमेंट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए? सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले
किसी भी इंसान को उनका जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको स्टेबलाइज करना चाहिए। तो अगर आप कहीं भी हों और कोई एक्सीडेंट सामने नज़र आ रहा हो तो उसके सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन की हड्डी को सीधी करके उसको स्टेबलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा स्कूल में खेलते समय चोट लग जाए, कोई ऊपर से कोई गिर जाए, उसके कारण रीढ़ की हड्डियों में और कूल्हे की हड्डियों में चोट लगने के कारण हड्डी टूटने का डर रहता है और उसमें डॉक्टर के पास ले जाके उनका एक्सरे करके देखना ज़रूरी होता है कि हड्डी जो अगर टूट गई है या चोट लग गया है तो उसमें कोई ऐसा तो फ्रैक्चर नहीं हो गया जिसके कारण स्पाइन अनस्टेबल हो गया है। क्योंकि अनस्टेबल स्पाइन या कोई फ्रैगमेंट अगर, जैसा सर ने बताया कि वो अगर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा तो उसके कारण पैरों में शक्ति या गर्दन में अगर टूट गई हो तो गर्दन में, हाथों में शक्ति और पैरालिसिस होने का डर रहता है। तो इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कोई चोट लग गया है, कोई बच्चा गिर गया है कहीं से, तो उसके सर्वाइकल स्पाइन को सबसे पहले स्टेबलाइज करें। उसके बाद उसको एक स्ट्रेचर पर ले जाके डॉक्टर के पास ले जाएं। उसके गर्दन को नहीं मोड़ें क्योंकि उसके कारण जो इंजरी हुई है, जिसके कारण चोट लगा है, वो और बढ़ सकता है और खराबी आ सकती है। जी, बहुत बार एक्सीडेंट के केसेस में देखा जाता है कि जब विक्टिम को उठाया जाता है, जिसे चोट लगी है, उसको हाथों और पैरों से पकड़कर उठाते हैं तो वो सेकेंडरी इंजरी का कारण बन सकता है। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है जिससे व्यक्ति को और अधिक क्षति न पहुंचे। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों और किशोरों में होने वाली रीढ़ और जोड़ों की समस्याओं के बारे में। फिलहाल समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विवेक आपसे कि बच्चों में रीढ़ की समस्याएं होना कोई खतरे की या चिंता की बात नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चों में रीढ़ की समस्या है तो उसे ज़रूर अपने नियरेस्ट जो नज़दीकी डॉक्टर है उनसे संपर्क करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे संपर्क करें। जी डॉक्टर राहुल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी परिवार में किसी को रीढ़ और जोड़ों की समस्या है या बच्चा मोटा है, तभी उसको इन समस्याओं का खतरा हो सकता है। जी नहीं, किसी को भी हो सकता है अगर उनका खान पान सही नहीं है और बच्चों का जो आजकल जो रहन सहन है, जिस तरीके से वो बैठते हैं, पढ़ते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी हो सकता है ये। डॉक्टर विवेक, बहुत से माता पिता को लगता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल या लैपटॉप दे दीजिए तो उन्हें बिजी रखने का बहुत अच्छा उपाय है और बच्चे परेशान भी नहीं करेंगे। ये तो खुद को बचाने वाली बात है, पर बच्चों को अगर आप मोबाइल देते हैं, लैपटॉप देते हैं तो वो ज़रूर बिजी रहते हैं, लेकिन उससे बहुत सारी परेशानी होती है। एक रीढ़ की हड्डी की परेशानी होती है, दूसरा उनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकता है, उनकी मांसपेशियों में जो मजबूती आनी चाहिए वो कम हो सकती है और मानसिक जो डेवलपमेंट है वो भी थम जाता है, कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर राहुल, बहुत से लोगों को और ख़ास तौर पर बच्चों को अगर समस्या हो रही है रीढ़ की, क्या इसका कारण हो सकता है व्यायाम ना करना, गलत पोस्चर या फिर कोई संक्रमण? तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। सबसे कॉमन तो गलत पोस्चर ही है और व्यायाम नहीं करना, लेकिन तीनों चीज़ें ही हो सकती हैं। जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास ईमेल पर आए थे। शालिनी जी का एक सवाल था, वो हम चाहेंगे इस रैपिड फायर में शामिल किया जाए। डॉक्टर विवेक, सवाल ये था कि आजकल बच्चों के स्कूल बैग्स बहुत भारी हो गए हैं, क्या रीढ़ की और शोल्डर्स की समस्या इससे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और इसमें एक रिसर्च किया गया था, उसमें ये बताया गया है कि बच्चों का जो बैग होता है, स्कूल बैग होता है, बच्चे के वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे वो स्कूल बैग लेके भागते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उनको गिरने का भी डर रहता है। तो ये ध्यान रखें कि उनका जो वजन है, उनका स्कूल बैग उसके 10% से ज़्यादा ना हो। जी डॉक्टर राहुल, अगर बच्चे को स्कॉलियोसिस हो गया है, यानी रीढ़ में कर्व आ गया है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा? क्या सर्जरी की आवश्यकता होगी या ब्रेस लगाना उचित रहेगा? हाँ, तो इसमें पहले हमें एक्सरेस करके ये जानना होगा कि कितना डिग्री का कर्वेचर है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, क्या वो उम्र के साथ बढ़ रहा है या रुका हुआ है। शुरू के स्टेजेस में उसको रोका जा सकता है, करेक्ट भी किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के।
डॉक्टर विवेक, क्या अगर बच्चे को स्कॉलियोसिस या रीढ़ में टेढ़ापन आ रहा है तो वो बच्चे खेल नहीं खेल सकते, स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल जाने दें, क्योंकि उससे उनका डेवलपमेंट होता है। स्कोलियोसिस एक परेशानी है, एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट उस स्कोलियोसिस के टाइप पर डिपेंड करता है, तो उसमें खेलने कूदने में कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। अगर बच्चे को चोट लग जाती है, गुम चोट है, तो ऐसे में क्या करना उचित रहेगा? हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड कंप्रेशन? डॉक्टर राहुल। देखिए, जब भी चोट लगती है तो हमेशा वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे बर्फ़ ही लगानी चाहिए। जी डॉक्टर विवेक, अगर कोई बच्चा अच्छी तरह से दूध और दूध से बने पदार्थ ले रहा है तो ये माना जाए कि उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और समस्याओं का खतरा कम रहेगा? दूध और दूध का पदार्थ है वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है बच्चों के लिए, लेकिन बैलेंस डाइट, सिर्फ दूध ले वो सिर्फ फ़ायदा नहीं करेगा। बैलेंस डाइट लें, वो बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेस सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। जी डॉक्टर राहुल, बच्चों को कैल्शियम के साथ विटामिन डी देना कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है? विटामिन डी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है हमारे शरीर के अंदर, और आजकल क्योंकि बाहर बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता है धूप से, तो वो काफ़ी कम पाया जा रहा है। जी, बहुत से लोगों की ये चिंता रहती है कि बच्चों को सही पोस्चर में बैठा के काम करना, खास तौर पर मोबाइल और लैपटॉप पे, थोड़ा मुश्किल है। कैसे ये आदत डाली जाए डॉक्टर विवेक? इसके लिए बहुत सिंपल है कि बच्चों को बेड पर बैठ करके काम करना अलाउ नहीं करें। उनको बोलें कि जब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं बैठ करके, तो वो टेबल, चेयर पर बैठ के टेबल सामने रख के और मोबाइल को या डेस्कटॉप को अपने गर्दन की हाइट से स्टार्ट करें। तो अगर ये मेरा मोबाइल है तो ये इस हाइट से स्टार्ट हो, ताकि ये ऊपर जाए और मेरी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी सीधी रहे। अगर ये नीचे करके रखेंगे तो हमेशा गर्दन को झुका के काम करने पड़ेगा और उसके कारण परेशानी बढ़ेगी। जी, किस तरह से बच्चों पर ध्यान देना है, खास तौर पर तब अगर उन्हें कोई लक्षण आ रहे हैं? रेड फ्लैग्स किसे माना जाए डॉक्टर राहुल? रेड फ्लैग्स तब माने जाएंगे जब, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ है, डॉक्टर शंकर ने बताया कि जब दर्द नहीं जा रहा है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, पैरों में या हाथों में अगर झंझनाहट, सुनपन हो रही है, कोई स्पाइनल कॉर्ड के दबाव के संकेत हैं, तो उनको रेड फ्लैग्स माना जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर विवेक हमारे तमाम माता पिता को, बच्चों को और किशोरों को कि अपने बोन मास को, स्पाइन को और हड्डियों के पूरे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या मंत्र रहेगा? अपने आप को मोबाइल रखें, मोबाइल का यूज़ कम करें। जी, आपका संदेश डॉक्टर राहुल, किस तरह से बचाव हो सकता है स्पाइन और दूसरे जोड़ों की समस्याओं से बच्चों के लिए और किशोरों के लिए? बहुत ज़रूरी है कि खान पान घर का हो, विटामिन डी और कैल्शियम और प्रोटीन से युक्त हो, एक बैलेंस डाइट लें और खेलें। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राहुल खरे, डॉक्टर विवेक शंकर। आप दोनों ने ही विस्तार से बताया है कि किस तरह से अपनी जीवन शैली में बदलाव कर, पोस्चर्स का ध्यान रख के, साथ ही व्यायाम और सही पोषण से अपनी रीढ़ और जोड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। बचपन वो अवस्था होती है जिसमें बच्चों को खेल खेलने चाहिए, वो खेल मोबाइल पर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पर रीढ़ की समस्याओं से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि सक्रिय जीवन शैली में बच्चों को डाला जाए और उन्हें सही पोषण मिले। बच्चों के लिए बहुत लंबी जिंदगी है, आने वाले जीवन में समस्याएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बचपन से ही पोषण और जीवन शैली पर विशेष ध्यान दें, जिससे जो पीक बोन मास या ऑप्टिमम बोन मास अटेन करने की बात थी वहां तक वो पहुंच सके, जिससे आने वाले जीवन में भी समस्याओं का खतरा कम होगा। टोटल हेल्थ में जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।